Hello everyone, welcome to our new lecture of data sufficiency for our free initiative for CSET। पहले हम ये समझते हैं कि डाटा सफिशिएंसी होता क्या है और ये पूछते क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पूछते क्या है, हमें करना क्या है। ठीक है, तो टाइप क्या होता है इसका, एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें स्टेटमेंट्स रहेंगे, कभी कभी दो रहेंगे, तीन रहेंगे, कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। इन जनरल दो स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मान लो जो भी दिया है वो स्टेटमेंट एक दिया, दूसरा दिया, तो पूछेगा कि क्या स्टेटमेंट वन इस क्वेश्चन के आंसर को बता सकता है, स्टेटमेंट टू क्या इस क्वेश्चन के आंसर को बता सकता है, या फिर ये पूछेगा कि स्टेटमेंट वन और दो दोनों मिलके इसके आंसर बता सकते हैं, या फिर ये पूछेगा कि दोनों मिलके नहीं बता सकते। जनरल ये ऑप्शन होता है। अभी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मैं लिखता हूं कि 3 क्वेश्चन इज द गिवन नंबर ए प्राइम नंबर, गिवन नंबर ए प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट वन दे दिया, स्टेटमेंट टू दे दिया। ठीक है, अब मान लो स्टेटमेंट वन में दिया, मान लो इज द गिवन नंबर 7 ले लिया मैंने, स्टेटमेंट वन ले लिया मैंने, स्टेटमेंट टू ले लिया। स्टेटमेंट वन लिख दिया मैंने, यस 7, 7 इज ए ऑड नंबर, मान लो 7 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, और लिख लिया कि 7 हैज ओनली 2 फैक्टर। ये तो स्टेटमेंट मैंने लिख लिया। क्लियर। अब पूछ रहा है कि क्या 7 एक प्राइम नंबर है, तो हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा 7 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, प्राइम के लिए ऑड होना जरूरी है, हो सकता है 2 एक इवन नंबर होता है, तो ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमें नहीं बता रहा कि पूरा आंसर नहीं दे रहा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 7 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 7, ऐसे पूरा स्टेटमेंट हो गया। ये 7 हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 7, तो क्या ये बता रहा है कि ये प्राइम नंबर है? हाँ, ये स्टेटमेंट 2 बता रहा है कि ये गिवन नंबर प्राइम नंबर है और ये इसकी डेफिनेशन से सेटिस्फाई हो रहा है। हम इस केस में बोलेंगे, इस केस में ये कहेंगे कि स्टेटमेंट 2 जो है वो इनफ है आंसर देने के लिए। क्लियर हुआ? स्टेटमेंट 2 है जो इनफ है आंसर देने के लिए, स्टेटमेंट 1 का कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन कैसे रहेगा, ए बी सी डी दे देगा 4 ऑप्शन। स्टेटमेंट वन इज इनफ टू आंसर, ऐसा कुछ रहेगा। स्टेटमेंट वन इज इनफ टू आंसर, स्टेटमेंट टू इज इनफ टू आंसर, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू टुगेदर इनफ। अभी हम एग्जांपल में ये भी देखेंगे टुगेदर कब आएगा, वो देख लेंगे आगे। फिलहाल हम बस टाइप समझते हैं क्या पूछेगा। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू टुगेदर कैन नॉट मेक आंसर, दोनों मिल के भी आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, यही पूछेगा, ऐसा ही पूछ लेगा। ठीक है, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो इसमें क्लियर है कि स्टेटमेंट टू है, क्योंकि स्टेटमेंट टू केवल उसके हेल्प से हम अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये सीसेट 2017 में पूछा था। स्टेटमेंट क्या दिया है, गुड वॉइस इज ए नेचुरल गिफ्ट। ठीक है, गुड वॉइस एक नेचुरल गिफ्ट होता है, बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग। लेकिन दूसरे जिसके पास ये नेचुरल गिफ्ट है उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों? टू इम्प्रूव एंड वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। अगर म्यूजिक के फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इम्प्रूव और अच्छा करने के लिए। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या हुआ इसका, ये पढ़ते हैं। नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर। ठीक है, नेचुरल गिफ्ट्स नर्चरिंग और केयर चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट, इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। भाई जब वॉइस ही नहीं अच्छी है तो प्रैक्टिस करके क्या मिलेगा, है ना। वॉइस अच्छी नहीं है तो प्रैक्टिस करके कुछ नहीं हो सकता। मीन्स नेचुरल गिफ्ट नहीं है ये, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हालांकि वो इन जनरल वॉइस अच्छी नहीं, प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जिसकी वॉइस अच्छी नहीं है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस करके ही क्या कर लेगा, तो ये कोई काम का नहीं है अपने। स्टेटमेंट वन ठीक है कि हाँ नेचुरल गिफ्ट्स है तो हमें उसे नर्चर और केयर करना चाहिए। वही लिखा है कि इम्प्रूव एंड वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। इधर कंक्लूजन मतलब दोनों फॉलो कर रहे हैं क्या,
या दोनों नहीं कर रहे हैं, नेदर कंक्लूजन। हमें मिला कि हाँ पहला बस फॉलो कर रहा है, जो स्टेटमेंट दिया है उससे कंक्लूजन वन बस फॉलो कर रहा है, दूसरा नहीं फॉलो कर रहा है। क्लियर है? होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक चीज, कुछ चीजें मैं बता दूं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि पहले क्या था ना, रीडिंग जो था, ये डाटा सफिशिएंसी जो था, इसके क्वेश्चन जो था पहले कम पूछे जाते थे, पहले बहुत ही कम होते थे। लेकिन अब क्या है ना, 2022 से 23, 24, 25, इसमें खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजन क्या है? रीजन मैं बता रहा हूँ, रीजन ये है कि इसमें आपका पूरा पूरा अच्छे से कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस, बेसिक मैथ यूज होता है पूरा, बेसिक मैथ, कॉमन सेंस, और आपकी स्टेटमेंट रीडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो भी चेक हो जाती है। स्टेटमेंट रीडिंग कैपेबिलिटी भी चेक होती है, ठीक है, स्टेटमेंट रीडिंग कैपेबिलिटी भी चेक हो जाती है। तो ये सारी चीजें एक साथ वो एक ही क्वेश्चन में पूछ ले रहा है। इतना समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली देखा जाए तो सी सेट ये हुआ कि कॉमन एप्टीट्यूड से आपका बेसिक मैथ और स्टेटमेंट रीडिंग तीनों एक बार में पूछ रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। और इसके ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपको नंबर सिस्टम के मिलेंगे, बेसिक नंबर सिस्टम के मिलेंगे। ये क्लियर लिख देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम के मिलेंगे, बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ और टॉपिक के मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम मैं पहले करा चुका हूँ, लेकिन स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थे वो मैंने स्किप किए थे, वो इसमें कवर हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सी सेट 2019 में पूछा था, कंसीडर टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 फॉलोड बाय ए क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट 1, P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर। ठीक है, P और Q बोथ प्राइम नंबर है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है P प्लस Q इज एन ऑड इंटीजर। स्टेटमेंट 2 ने कहा P प्लस Q जो है एक ऑड इंटीजर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें हमेशा फोकस किस पे करना है? क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या पूछा? इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर? क्या पी क्यू ऑड इंटीजर होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम क्या ऑड इंटीजर बनेगा। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट, अब देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस बिल्कुल आपका यूज होगा। पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर। ठीक है, पी और क्यू बोथ प्राइम नंबर है, तो मैंने मान लो 2 और 3 ले लिया, ये प्राइम तो होंगे, लेकिन 2 इंटू 3 जैसे किया तो ये 6 आ जाएगा। ये क्या ऑड इंटीजर है? नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी पेयर लोगे जैसे 3, 5, ये ऑड इंटीजर दे देगा, लेकिन हमें बस 2 के बारे में सोचना था, यहाँ पे इवन मिल गया। तो स्टेटमेंट 1 आंसर नहीं बता रहा है हमें कि भाई स्टेटमेंट 1 से हम नहीं बता सकते हैं कि पी क्यू ऑड इंटीजर है या नहीं है। पी प्लस क्यू ऑड इंटीजर है, ये कह रहा है कि पी प्लस क्यू इज ऑड इंटीजर। क्या कहा इसने? p प्लस क्यू ऑड इंटीजर है। क्लियर? तो p प्लस क्यू आप कर लो। आपने मान लो 3 प्लस 5 ले लिया, ये दोनों प्राइम है, ये 8 आएगा, ऑड नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा 2 रखना पड़ेगा, और एक नंबर कोई भी आप लोगे तो इनका सम करोगे 2 प्लस एक्स, एक्स इज ए प्राइम नंबर अदर देन 2। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। एक्स इज ए प्राइम नंबर अदर देन 2, अदर देन 2। अब इसका सम कभी भी करोगे 2 प्लस एक्स ऑलवेज ऑड प्राइम देगा, ऑलवेज ऑड प्राइम इनका सम। लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इनका इवन आएगा। व्हाट विल बी प्रोडक्ट? ऑलवेज इवन। ठीक है, हमेशा इवन आएगा। तो इनका प्रोडक्ट जब हमेशा इवन आएगा तो हमें ये तो पता चल गया कि पी क्यू ऑड इंटीजर है या नहीं है। इनका प्रोडक्ट हमेशा इवन आ जा रहा है, तो पी क्यू ऑड इंटीजर नहीं है,
ये तो हमें पता चल गया ना। तो स्टेटमेंट टू एलोन सफिशियंट है आंसर के लिए। क्लियर। स्टेटमेंट वन क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट वन में एक बार हमने 2 3 लिया, एक बार आप 3 5 लेके देखो, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो 3 5 15 आ जाएगा। ठीक है, वो ऑड इंटीजर देगा, लेकिन एक केस में फेल हो रहा है, वो हमें देखना था बस। क्लियर? होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखना, 2019 में पूछा है, समझते हैं। हमेशा क्वेश्चंस करने से पहले इसमें एक बार आप स्टेटमेंट्स पढ़ लेंगे, ये वाले ऑप्शंस वाले। ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, 3 इज सफिशिएंट, 1 इज नॉट सफिशिएंट, बट 1 विथ 2 इज सफिशिएंट, 3 सफिशिएंट नहीं है, लेकिन 3 2 के साथ सफिशिएंट है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा। ए 5 स्टोरीड बिल्डिंग विथ फ्लोर फ्रॉम 1 to 5। डायग्राम बना लो। 1 से 5 तक फ्लोर बना लिया हमने। यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्स, 4 डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं हम। 4 डिफरेंट कलर्स, तो मैं नाम दे देता हूँ, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे दे लिया हमने नाम। ठीक है, अपने चॉइस से कर सकते हैं। एंड ओनली वन कलर इज यूज टू पेंट ए फ्लोर। एक कलर यूज कर रहे हैं एक फ्लोर को पेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन समझो, 5 फ्लोर का बिल्डिंग, उसमें 4 कलर यूज कर रहे हैं हम, एक फ्लोर पे एक ही कलर यूज कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन रहा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब पढ़ो। टू इंश्योर दैट एनी टू कंजिक्यूटिव फ्लोर हैव डिफरेंट कलर्स। हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी 2 कंजिक्यूटिव मतलब लगातार फ्लोर आए, उनके कलर डिफरेंट हो, ये हमें करना है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि किस स्टेटमेंट से ये इम्प्लाई होगा, किस स्टेटमेंट से नहीं होगा। पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, द मिडिल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, मिडिल के 3, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये हमने 3 डिफरेंट कर लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि हम 4 ही कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शन अपने पास बनेंगे, ध्यान से देखो। 2 ऑप्शन अपने पास बनेंगे, ये ब्लू, ग्रीन, येलो। तो मैं रेड यहाँ यूज कर लूँ, रेड यहाँ यूज कर लूँ। अब सबके बीच का जो है गैप, वो क्लियर है कि डिफरेंट है, लेकिन मान लो मैंने ब्लू यहाँ यूज कर लिया और रेड यूज कर लिया यहाँ, ये तो कॉन्जिक्यूटिव का कलर सेम हो गया ना। यहाँ पे तो अलग है, यहाँ पे अलग है, लेकिन यहाँ पे सेम हो गया, तो ये नहीं हो सकता। एक हमें कम से कम एक तो मिल गया कि जिससे ये गलत हो सकता है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड एंड फोर्थ फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5, जो भी पॉसिबल केसेस होंगे हम वो सोचेंगे और बनाएंगे। सेकेंड और फोर्थ, तो मान लो सेकेंड को रेड कर लिया, इसको ग्रीन कर लिया, ये डिफरेंट कलर में है। ठीक है, इसको रेड कर लिया, ग्रीन कर लिया। अब देखो, अगर मैं येलो, ब्लू, यहाँ रेड कर दूं तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस रेड की जगह मैं ग्रीन अगर यूज कर लूं तो फिर ये फेल हो गया। ठीक है, ये फिर फेल हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं, इससे फायदा क्या हुआ अभी पता चलेगा। द फर्स्ट एंड फिफ्थ फ्लोर्स आर पेंटेड रेड। अब देखो, फर्स्ट और फिफ्थ को रेड पेंट कर दिया आपने, तो बीच के जो 3 बचे हैं, हमें 4 कलर ही यूज करने थे, जो बीच के 3 बचे हैं वो फिक्स है कि ब्लू, ग्रीन, येलो ही होंगे, किसी भी ऑर्डर में हो वो। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो, लेकिन ब्लू, ग्रीन, येलो ही होंगे और सभी के डिफरेंट हो जाएंगे फिर। तो हमारा स्टेटमेंट 3 अकेले ये आंसर बता दे रहा है। तो ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशियंट। सिंपल सा था, समझ में आया होगा। क्लियर है। केसेस जो बने वो देख लो, आप दोबारा रिपीट करके देख लेना, ना समझ में आया तो मैंने पॉसिबल केसेस बता दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। 3 स्टेटमेंट, देखो अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आ गए हैं, इसके पहले वाले में भी था। 1 2 3 आर गिवन फॉलोड बाय ए क्वेश्चंस। क्वेश्चन पहले पढ़ लो। हु अमंग ए बी सी एंड डी इज यंगेस्ट। 4 लोग हैं, मतलब ए बी सी डी में, इनमें से यंग कौन है? सिंपल है। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट, सी इज यंगर देन दी डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। ठीक है, देख लेते हैं।
ए बी सी डी, 4 लोग हैं। कह रहा सी इज यंगर देन दी, तो मैं ऐसे ही इनइक्वालिटी बना दूं, सी यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। इससे क्या हुआ, सी जो है ए और बी से बड़ा है, सी जो है ए और बी से बड़ा है। समझ में आया? क्लियर? सी जो है ए और बी से बड़ा है। ओके, डी इज ओल्डेस्ट, तो अब देखो डी सबसे बड़ा हो गया, डी इज ओल्डेस्ट, ये स्टेटमेंट 2 से पता चला हमें। क्लियर? ए इज ओल्डर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है। अब स्टेटमेंट 1 देखो, सी इज यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी, ए और बी से बड़ा है सी, ठीक है। तो डी सबसे बड़ा दे दिया, तो डी होगा, फिर सी होगा, और ए और बी हमें पता चला ए इज ओल्डर देन बी। क्लियर? ए इज ओल्डर देन बी, मतलब ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा। हमने पूरा यूज किया, लेकिन देखते हैं बाकी की स्टेटमेंट से हमें क्या मिला है, वो समझते हैं पहले। सी इज यंगर देन डी, ठीक है, हमें पता चल गया सी यंगर देन डी है, और बट ओल्डर देन ए एंड बी, ए और बी से तो बड़ा है। और जैसे मैंने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 लिया, ए इज ओल्डर देन बी। क्लियर? हमें सी और डी में तो क्लियर हो गया पहले स्टेटमेंट से कि डी बड़ा है, और तीसरे स्टेटमेंट से पता चल गया कि ए और बी में ए बड़ा है। तो हमें ये तो क्लियर हो गया ना कि बी सबसे यंग है। और ये कैसे पता चला, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 को एक साथ लिया तब हमें। स्टेटमेंट 2 डी इज ओल्डेस्ट, इसका तो कोई काम ही नहीं है। स्टेटमेंट 2 का जहां जहां यहाँ पे स्टेटमेंट 2 होगा तो ये कट कर दो, ये कट कर दो। स्टेटमेंट 1 एलोन नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि इसने ये नहीं बताया, इसने बस बताया कि डी जो है, सी जो है इससे बड़ा है। ए और बी के बारे में नहीं बताया कि ए और बी में छोटा कौन है। हमने जैसे ही स्टेटमेंट 3 कंबाइंड किया तो हमें पता चल गया कि बी सबसे यंग है। और क्वेश्चन में यही पूछा था, हु अमंग इज यंगेस्ट, ये 2020 का क्वेश्चन था। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन कैसे करने हैं। जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किस ईयर में है, 2020 में। दो स्टेटमेंट दिए हैं, प्रोडक्ट उनका 21 है, सम 10 है। क्वेश्चन क्या है, वो नंबर बता दो, दो नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं। तो एक्स वाई 21 है और सम जो है वो 10 है। अब ये कह रहा है कि वो दो नंबर बता दो, तो एक्स वाई 21 कब कब हो सकते हैं, 1 into 21 कर लूँ, या 21 into 1, वो रिवर्स कर लो, बात एक ही हुआ। 3 into 7 कर लूँ, या 7 into 3 कर लूँ, तो मिल जाएगा हमें। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन उनका सम जो है वो 3 + 7 10 आएगा। यहाँ पे अगर मैं सम करूँ तो वो 22 आ जाएगा, यहाँ पे सम जो करूँ वो 22 आ जाएगा। तो हमें नहीं पता चला, हमें 3 और 7 वाला केस मिल गया और हमें नंबर पता चल गया। नंबर पता कब चला, जब दोनों स्टेटमेंट को मैंने एक साथ लिया। अगर मैं केवल ये कह दूं कि उन दोनों का प्रोडक्ट 21 है, पहला स्टेटमेंट किया, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी, 1 into 21, 21 into 1, 3 into 7, 7 into 3। हमें नंबर के बारे में अभी पता नहीं चला, उसने कहा कि वो दो नंबर बता दो कौन कौन से हैं, हमें नंबर के बारे में बिल्कुल पता नहीं चला। स्टेटमेंट 2 लिया, सम 10 है, तो दो नंबर का सम x+y 10 है, तो ये बहुत तरीके से आ सकता है, 1 + 9, 2 + 8, 7 + 3, 6 + 4, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने स्टेटमेंट 1 और 2 कंबाइन किया तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि x = 3, y = 7, या x = 7, y = 3। हमें दो नंबर पता चल गए एग्जैक्ट, दोनों को कंबाइंड किया। लेकिन देखो, बट नेदर S1 एलोन नॉर S2, मतलब ये भी कह रहा है कि दोनों अगर अलग अलग लिए जाएं तो वो आंसर देने के लिए काफी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है, क्लियर। तो नंबर हमें पता चल गया। सीसेट 2020 का क्वेश्चन है, two statement S1 and S2 are given, followed by question.
क्वेश्चन क्या, इफ n इज ए यूनिक नेचुरल नंबर, यूनिक, ध्यान देना, यूनिक, बिल्कुल एक आना चाहिए, मतलब अलग ही आना चाहिए, बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में एक यूनिक नंबर है, वो क्या कह रहा है, n एक प्राइम नंबर है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि n एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 10 और 20 के बीच में 11, 13, 17, 19, ये प्राइम नंबर लिख लिया मैंने, ठीक है। n लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, तो एक बात बताओ, पहले मैंने पहले स्टेटमेंट से लिखा n एक प्राइम नंबर है, तो 10 और 20 के बीच में इतने सारे प्राइम आ गए, ठीक है, ये यूनिक बताया, नहीं बताया, तो स्टेटमेंट 1 एलोन सफिशिएंट है, नहीं है, ठीक है। n लिव्स a remainder of 1 when divided by 4, अब डिवाइड करते हैं, 11 by 4 किया तो रिमाइंडर 3 आया, 13 का किया रिमाइंडर 1, 17 का किया रिमाइंडर 1, 19 का किया रिमाइंडर 3। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे दूसरा स्टेटमेंट लिया हमने, n लिव्स a remainder of 1 when divided by 4, तो क्या यूनिक मिला, नहीं मिला, 11 को हमने डिवाइड किया 3 आया था, 19 को डिवाइड किया 3 आया, 13 को डिवाइड किया 1 आया, 17 को डिवाइड किया 1 आया, यूनिक मिला, नहीं मिला, तो हमें दोनों स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिल पा रहा है, दोनों स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिल पा रहा है, क्लियर है। तो स्टेटमेंट 2 एलोन भी नहीं है सफिशियंट, दोनों एक साथ किया तो भी नहीं मिला, तो क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 एंड 2 नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, इजी है। आपको कहीं भी नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं तो बिल्कुल टाइम मेंशन करके आप कमेंट कर लें, उसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, कहीं डाउट होगा तो। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टू स्टेटमेंट 1 एंड 2 फोर नंबर पी क्यू आर एस, ठीक है, अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, 4 नंबर है, देख लेंगे, पी क्यू आर एस, R is greater than P as well as Q. R is greater than P as well as Q. R बड़ा है P और Q से, ठीक है। अब देखते हैं, S is not the largest one. S सबसे बड़ा नहीं है, S अगर सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है, S सबसे बड़ा नहीं है, तो among four number P Q R S which one is the largest, ठीक है। R इज ग्रेटर देन P कॉमा Q, क्या इससे पता चला कि P Q R S में सबसे बड़ा कौन है, स्टेटमेंट 1 से पता चला, नहीं पता चला, क्योंकि यस के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, स्टेटमेंट 1 एलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, केवल स्टेटमेंट 2 को देखो, यस सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है, तो यस सबसे बड़ा नहीं है, तो फिर हमें आर पी क्यू के बारे में पता नहीं कौन बड़ा होगा कौन छोटा, अगर स्टेटमेंट 1 को कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं और यस सबसे बड़ा नहीं है, तो पी क्यू आर में हमें नहीं पता कौन सबसे बड़ा है, क्लियर है, हाँ नहीं पता, ठीक है। अब कह रहा देखो, दोनों को एक साथ लिया जब, तो आर ग्रेटर देन पी क्यू कॉमा क्यू, ठीक है, आर पी क्यू से बड़ा है, और यस नॉट लार्जेस्ट वन, अब अगर दोनों को एक साथ लिया तो हमें ये भी पता चल गया कि यस सबसे बड़ा नहीं है, तो आर से छोटा होगा, ये तो क्लियर हो गया, या तो आर पी क्यू यस इनसे बड़ा होगा, पी क्यू से बड़ा होगा, सॉरी यस पी क्यू से बड़ा हो, लेकिन आर से छोटा होगा, ये क्लियर है, क्योंकि यस सबसे बड़ा नहीं है, तो दोनों को जब कंबाइन किया तो हमें पता चल गया कि जब सभी कंबाइन कर लिया तो हमें ये पता चल गया कि यस वन और यस टू मिलके आंसर बता देंगे कि आर सबसे बड़ा है, समझ में आ गया, इजी था। तो बस यही सोचना है, यही तरीका है क्वेश्चंस करने का, देखते हैं और भी क्वेश्चंस हम। टू स्टेटमेंट यस वन एंड यस टू गिवन, क्वेश्चन क्या है कि क्या 100 फिगर से ज्यादा है उस बुक में, आर देयर आर मोर देन 100 फिगर इन दैट बुक, सॉरी, स्टेटमेंट 1 देखो, क्या स्टेटमेंट 1 काफी आंसर देने के लिए, क्या स्टेटमेंट 2 काफी है, या दोनों मिला के, या दोनों मिला के नहीं होंगे। अब देखते हैं, देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, ठीक है, कितने पेज की बुक है,
हमें नहीं पता, तो हम बता भी नहीं सकते कितने उसमें फिगर हैं। और ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि 100 फिगर से ज्यादा क्या है, तो स्टेटमेंट वन तो बता ही नहीं सकता, तो पहला तो गलत हो गया। अब कह रहा है कि देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर ऑन एनी पेज ऑफ 51 पेज बुक। ठीक है, स्टेटमेंट टू कह रहा है कि देयर आर नॉट मोर देन टू फिगर, नॉट मोर देन टू फिगर ऑन एनी पेज ऑफ 51 पेज बुक। तो देखो 51 पेज की बुक है, तो कह रहा है कि नॉट मोर देन टू फिगर। ठीक है, मतलब दो से ज्यादा तो नहीं है, एक हो सकता है, हो भी नहीं सकता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो है, क्या बुक में 100 फिगर से ज्यादा है? तो एक चीज बताओ, अगर दूसरा स्टेटमेंट हम देखें, देयर इज एटलीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज। ठीक है, तो कम से कम एक तो है। और पहला स्टेटमेंट देखें तो दो से कम हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो 51 पेज बुक में या तो एक होगा या तो दो होगा, सभी पेज पे यही होगा। तो मान लो अगर सभी पेज पे एक एक फिगर है, एक एक फिगर है सभी पेज पे, क्लियर, एक एक फिगर है, तो क्या इसने ये बताया कि बुक में 100 फिगर से ज्यादा है? बता देगा, क्योंकि 51 पेज की बुक है, तो टोटल तो 51 फिगर होंगे ना, 100 नहीं होंगे। तो हमें ये तो बता दिया इसने, दोनों को जब साथ लिया तो। अब देखो, मान लो सभी बुक पे दो दो फिगर हैं, तो टोटल टोटल फिगर कितने हो जाएंगे? 102। तब भी बता दिया उसने कि हाँ 100 से ज्यादा है। तो दोनों को जब कंबाइन किया तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ कितने हैं उसमें। तो दोनों को जब कंबाइन किया तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ 100 से कम है या 100 से ज्यादा है। ठीक है, हमें ये आइडिया मिल जाएगा 100 से कम है या 100 से ज्यादा है, दोनों को जब कंबाइन किया। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक? 100 फिगर से ज्यादा कब होंगे? जब सभी पे दो दो फिगर हो। क्लियर है? या फिर मान लो एक दो हो तो 100 से कम होगा। ठीक है, हमें हर केस में ये पता चल जाएगा, हर केस में ये पता चल जाएगा कि पेज में 100 फिगर से ज्यादा है या कम है, इस तरीके से। क्लियर? तो हमें दोनों स्टेटमेंट जब लिया, ठीक है, तो हमें हर केस में तो पता चल जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो फिगर है, मान लो एक केस में ऐसा हुआ एक दो, तो उस केस में हो सकता है 100 से कम है। ठीक है, अगले केस में मान लो दो दो ले लिया, तो 100 से ज्यादा हो जाएंगे, 102 हो जाएंगे। हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, क्योंकि एक बार कम है एक बार ज्यादा है, दोनों केस हो गए। तो दोनों मिला के हम आंसर नहीं बता पाएंगे भाई, दोनों मिला के भी आंसर नहीं बता सकते कि बुक में कितने फिगर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 2021 में। अब देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन 2021 में पूछा इसने। क्वेश्चन क्या है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। ठीक है, स्टेटमेंट है, सॉरी, स्टेटमेंट टू क्या, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17 डे, थर्ड सैटरडे मंथ का 17th डे था, तो व्हाट इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ? ठीक है, स्टेटमेंट वन देखो पहले, लास्ट डे ऑफ मंथ इज वेडनेसडे। अब ध्यान से बताओ, उसने मंथ के बारे में तो बताया नहीं, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है। 28 लीप ईयर फरवरी, 29 नॉर्मल ईयर फरवरी, 30 नॉर्मल फरवरी, सॉरी अप्रैल जून ऐसे वाले मंथ, 31 जनवरी मार्च ऐसे वाले मंथ। ठीक है, उसने ये तो नहीं बताया। तो कह रहा है कि द लास्ट डे ऑफ मंथ इज वेडनेसडे। अगर लास्ट मंथ इसमें वेडनेसडे है तो 14th बता लोगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट मंथ ही नहीं पता, तो आप कैसे बताओगे? तो स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल अकेले आंसर नहीं बता पाएगा। स्टेटमेंट टू को देखते हैं क्या अकेले बता पाता है। द थर्ड सैटरडे ऑफ मंथ वाज द 17th डे, थर्ड सैटरडे 17th डे था। ठीक है, थर्ड सैटरडे अगर 17th डे था, तो 16th डे क्या हो रहा होगा? फ्राइडे हुआ होगा।
15th क्या रहा होगा? थर्सडे। 14th क्या रहा होगा? वेडनेसडे। हमें तो पता चल गया कि 14th में क्या था। स्टेटमेंट टू अकेले बता दिया भाई, हमें दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है? हमेशा ऐसे ही करना, पहले स्टेटमेंट वन देखो, आंसर बता रहा है, स्टेटमेंट टू आंसर बता रहा है, अगर नहीं दोनों से हो रहा है फिर आगे जाएंगे, क्या दोनों मिल के बता पा रहे हैं या फिर दोनों मिल के नहीं बता पा रहे हैं। तरीका यही है सभी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड ए क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पहले पढ़ लेते हैं। हु इज द हेवीएस्ट अमंग ए बी सी डी ई? ए बी सी डी ई में सबसे भारी कौन सा है ये बताना है। स्टेटमेंट वन पहले देखते हैं क्या अकेले बता देगा, फिर देखते हैं। ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर देन ईच ऑफ बी ई एफ। मतलब ए और डी जो है बी ई एफ से भारी हैं। क्लियर? बट नन ऑफ देम इज द हेवीएस्ट। ए भारी है बी ई एफ से, ठीक है। क्लियर? लेकिन ये भी कह रहा है कि इनमें से कोई हेवीएस्ट नहीं है, तो हेवीएस्ट बचा हुआ कौन सा हो गया? सी हो गया ना सबसे हेवी। समझ में आ रहा है? ए बी सी डी ई एफ में सबसे हेवी कौन सा हो गया? सी हो गया। सीधी सी बात है, पहला स्टेटमेंट में ही कह रहा है कि ए और डी बी एफ से भारी हैं, लेकिन हेवीएस्ट नहीं है ये। समझ में आ रहा है? तो बचा क्या? सी बचा, सी ही सबसे भारी होगा। क्लियर? बस खत्म हो गया अपना क्वेश्चन, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये कोई काम का ही नहीं रहा। वैसे भी ए इज हेवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी, कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो पता चलेगा सी सबसे हैवी है और उसने वही पूछ रखा है। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे से देखना ध्यान से। प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम बॉटम। एना इज 2 रैंक अबव सीमा, 37 फ्रॉम बॉटम, ठीक है। व्हाट इज सीमास रैंक फ्रॉम द टॉप इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट? उसने दे दिया, बता दिया। टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं, ठीक है। सीमा की रैंक बता दो, ये पूछ रहा है कि सीमा की रैंक क्या होगी। ठीक है, स्टेटमेंट वन शुरू करते हैं पढ़ना। कह रहा है प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड इट्स 31st फ्रॉम द बॉटम। प्रिया जो है 4 रैंक, तो सीमा की जो भी रैंक रही होगी और 31st फ्रॉम बॉटम। 31st फ्रॉम बॉटम मतलब प्रिया की रैंक 10th रही होगी 31st फ्रॉम बॉटम, और प्रिया जो है 4 रैंक सीमा से नीचे है, तो सीमा की रैंक हमें पता चल गई। क्लियर? अब देखो, तो हमें स्टेटमेंट वन से भी पता चल गया। स्टेटमेंट टू क्या कर रहा है? एना इज रैंक 2 एबव सीमा एंड इज 37 फ्रॉम बॉटम। एना जो है सीमा से 2 रैंक ऊपर है और 37 है नीचे से, तो एना की रैंक 4th हो गई। यहां से पता चला सीमा की रैंक 6th है, यहाँ से एना की रैंक 4th हो गई और सेकंड उससे हो गई, तो सीमा की 6th। तो हमें दोनों स्टेटमेंट से सीमा की रैंक पता चल जा रही है भाई। तो स्टेटमेंट वन इज एलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट गलत। स्टेटमेंट टू एलोन इज आंसर्ड क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट वन टू बता देगा। एदर स्टेटमेंट वन और टू एलोन इज आंसर टू क्वेश्चन, कोई भी बता देगा ना, बोथ जरूरत नहीं है, कोई एक बता देगा। तो इसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर सी है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ध्यान से ये देखना। 12th नंबर, 12th नंबर देखते हैं। 6 लेक्चर ए बी सी डी एफ एक एक घंटे के हैं, 8 बजे से 6 बजे के 2 बजे के बीच में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड? तीसरा पीरियड कौन सा है? स्टेटमेंट वन पढ़ते हैं।
लेक्चर एफ इज प्रीसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। लेक्चर एफ जो है सी, सॉरी प्रीसीडेड बाय ए फॉलोड बाय सी। ये होगा। हमें पता चला क्या स्टेटमेंट वन से थर्ड पीरियड कौन सा है? नहीं पता चला, ये गलत हो गया। देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी। बी के बाद कोई लेक्चर नहीं। स्टेटमेंट टू एलोन सफिशिएंट है? नहीं है। बी के बाद कोई लेक्चर नहीं, तो बी इसमें मैं कहाँ रखूं? कहीं रख सकता, कुछ भी, कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा है। तो हम बता ही नहीं सकते थर्ड में कहाँ है, थर्ड लेक्चर कौन सा होगा। समझ में आ रहा है बी को कहाँ मैं रखूं? बस ये कह रहा है कि बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है, तो ये तो मैंने मान लिया कि बी सबसे लास्ट में है। अब सी एफ ए इस ऑर्डर में है, ये फिक्स हो गया। हमारे पास बचे डी और ई। ठीक है, मैं डी को यहाँ रख दूं, ई को यहाँ रख दूं, नहीं पता। डी को यहाँ रख दूं, सी एफ ए, ई को यहाँ रख दूं, हमें थर्ड लेक्चर के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा। ये ई हो गया, ये बी हो गया, कोई आइडिया नहीं मिला। यही पॉसिबल केसेस होंगे। तो दोनों मिल के भी आंसर नहीं बता पा रहे हैं भाई यहाँ पे, तो दोनों मिल के आंसर नहीं बता पाए, बेकार है ना ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th ये है, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। क्वेश्चन है मनीषा की उम्र क्या है। मनीषा इज 24 years यंगर देन हर मदर। स्टेटमेंट वन से हमें पता चला कि मनीषा जो है वो 24 ईयर ज्यादा है अपने, सॉरी यंगर है, कम है अपने मम्मी से, ज्यादा नहीं है। स्टेटमेंट टू 5 years लेटर, 5 साल बाद, द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो 5:5। ठीक है, 5 साल बाद मनीषा की एज क्या हो जाए। स्टेटमेंट वन एलोन आंसर बता पा रहा है क्या कि मनीषा की उम्र क्या है? नहीं बताया, ये कट दो। स्टेटमेंट टू पढ़ा मैंने, कह रहा 5 years लेटर, 5 साल बाद, एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो 3:5। स्टेटमेंट टू एलोन बता पाया? नहीं बता पाया। ठीक है, 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद क्या होगा कि मनीषा की एज m+29 हो जाएगी, मम्मी की एज m0+5 हो जाएगी। ये किस रेशियो में? 3/5। अब देखो दोनों को एक साथ जब हमने लिया, दोनों को एक साथ लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये 5m+145 इज इक्वल टू 3m0+15। ठीक है, तो 5m-3m0 इज इक्वल टू -130। ये इक्वेशन मिल गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो एक की एज 28 आ जाएगी, एक की 52 आ जाएगी, ऐसे देख लेना। तो मनीषा की एज इससे, दोनों को सॉल्व करने से पता चल जाती है, तो दोनों मिला के हम आंसर कर सकते हैं। बस ये था क्वेश्चन का एसेंस, और कुछ नहीं था। एक की एज, मैं एग्जैक्ट एज बता देता हूँ आपको, एक की 33 आ जाती है, ठीक है, और एक की 55 आ जाती है। तो मनीषा की एज 5 साल बाद 33 है और मम्मी की 55 है, तो मनीषा की एज फिलहाल में 28 है, 28 ईयर्स। ये सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों मिला के हम आंसर बता सकते हैं। दो अननोन, दो इक्वेशन मिल गए, हम दोनों मिला के आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखना, 2022 का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ फार इज सिटी, हाउ फार इज सिटी फ्रॉम सिटी क्यू। पी से क्यू की दूरी बता दो, ये पूछा है। सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर। क्यू और आर के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है। स्टेटमेंट वन, क्या इससे हमें पी और क्यू के बीच की दूरी का पता चला? नहीं। स्टेटमेंट वन एलोन नहीं बता सकता। सिटी पी इज 43 फ्रॉम सिटी आर। पी जो है, पी जो है 43 किलोमीटर है सिटी आर से। पूछ रहा है पी और क्यू के बीच की दूरी बता दो। अगर मान लो
मैं इधर कर दूं तो ये P रहा, ये दूरी हो जाएगी। मान लो मैंने इधर कर दिया P को, ठीक है, ये दूरी हो जाएगी। तो पहले तो स्टेटमेंट 2 अकेले ये भी नहीं बता पाया कि P और Q के बीच की दूरी क्या है, और दोनों मिल के भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने ऐसा बना दिया, एक बार ऐसा बना दिया, ऐसा सीधा कर लिया मैंने एक बार, यहाँ P कर लिया, अलग डिस्टेंस आ जाएगा। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें नहीं पता चल रहा है दोनों कंबाइंड करने के बाद भी, तो दोनों मिल के भी आंसर नहीं बता सकते। क्लियर है? समझ में आ रहा? ये 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 2022 का ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि कॉमन सेंस और बेसिक मैथ और ये सब चीज़ें यूज होंगी, इसलिए ये पूछे जाते हैं। और तरीका एक ही है। स्टेटमेंट 1 पहले आंसर बता रहा है क्या, नहीं बता रहा, ऑप्शन ए काट दो। स्टेटमेंट 2 बता रहा है क्या, नहीं बता रहा, काट दो। दोनों मिल के बता रहे हैं, ठीक है। नहीं बता रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल है, बस थिंक करना है थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, इज एक्स एन इंटीजर, क्या एक्स एक इंटीजर होगा? स्टेटमेंट एक्स बाई 3 एक इंटीजर नहीं है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एक्स बाई 3 एक इंटीजर नहीं है। तो एक्स इज इक्वल टू 2 ले लूं, 1 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, कोई भी नंबर ले लूं, तो वो इंटीजर नहीं देगा। ठीक है, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 1/3 ले लूं, ठीक है, तो एक्स बाई 3 क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। क्लियर? एक्स बाई 3 क्या हो जाएगा, 1/9। तो क्या ये इंटीजर बना? नहीं बना, तो स्टेटमेंट 1 एलोन नहीं बता पाएगा। क्लियर? 3x इज एन इंटीजर, ये कह रहा है कि 3x एक इंटीजर है। मैं x इज इक्वल टू 1/3 ही ले लूं, तो 3x ले लो, 3 इंटू 1/3, 1 आ गया, तो इंटीजर तो मिल गया। क्लियर? 3x एक इंटीजर मिल गया। स्टेटमेंट 2 के हिसाब से 3x अगर इंटीजर है, ठीक है, 3x अगर इंटीजर है तो क्या x इंटीजर होगा? तो यहाँ पे x इंटीजर तो मिल गया, लेकिन 3x जो था, 3x अपना इंटीजर मिल गया था, लेकिन x 1/3 था, तो स्टेटमेंट 2 भी नहीं बना, दोनों मिला के भी नहीं बने, तो हो गया अपना काम आसान। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 2023 का क्वेश्चन है। 3 डिजिट नंबर देखना है और बताना है कि नंबर क्या है। हमें बताना है नंबर क्या है। स्टेटमेंट 1 देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। बहुत अच्छे से आपको याद होगा, नंबर सिस्टम में मैंने 2 नंबर ऐसे बताए हैं जिनका सम और प्रोडक्ट सेम आता है। एक है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इनको आप ऐड कर लो या प्रोडक्ट कर लो, सेम आएंगे। अब वो नंबर क्या होगा, 3 डिजिट नंबर है, तो 1 2 3 से बनने वाले 3 डिजिट कितने नंबर बनेंगे, 6 बनेंगे। नंबर क्या क्या होगा, 123, 132, 213, 231, 312, 321। अब देखो स्टेटमेंट 1 हमें बता पाया क्या कि नंबर क्या है, क्योंकि हमें 6 नंबर मिले। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन, बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट एलोन। हो सकता है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग एदर स्टेटमेंट एंड ऑल, नहीं, वन तो हमने किया तो नहीं हो रहा था। ठीक है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग एदर स्टेटमेंट अलोन। देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर। सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू 6। अब 6 से डिविजिबल कौन कौन से हैं, 1 3 2 होगा, ठीक है, और 3 1 2 होगा। हमें 2 नंबर मिल गए, तो यहां से भी नहीं पता चला, तो हम दोनों मिला के भी आंसर नहीं बता पा रहे हैं। फिर से होप समझ में आ रहा होगा। पहले इसने कहा कि दोनों जो है, सम ऑफ, पहला स्टेटमेंट का सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, हमने देख लिया।
तो उससे हमें नंबर पता चल गया कि हाँ ये नंबर होंगे, 6 नंबर हमने बना लिए हैं, लेकिन नंबर क्या होगा ये नहीं पता चला। द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन हमें 2 नंबर मिला तो यूनिक नहीं मिला। अब देखो, अब अपकमिंग क्वेश्चन क्या होगा यूपीएससी का इससे रिलेटेड, अपकमिंग क्वेश्चन ये होगा, ठीक है, स्टेटमेंट टू में थोड़ा सा वो एक्सटेंड करेगा, स्टेटमेंट टू में वो थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, क्या करेगा कि द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर एंड लेस देन, एंड स्टेटमेंट टू प्लस लेस देन 200 बोल दिया, तो हमें क्लियर हो गया कि एक ही नंबर है 132, या ग्रेटर देन 300 बोल दिया तो हमें क्लियर हो गया कि एक ही नंबर है 312। तो हमें वहां पे यूनिक आंसर मिल जाएगा फिर, तो हम दोनों ऑप्शन मिला के आंसर बता सकते हैं, तो वहां पे ऑप्शन सी आ जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन नंबर, हाँ वहां पे सी आ जाएगा, फिलहाल डी होगा, ठीक है। तो ये अपकमिंग के बारे में बता दिया, तो ये होता है कि आगे कैसे होगा ये ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 2023 में, इन ए पार्टी 75% took tea, 60% coffee, 15% took both tea and coffee, no one taking milks take tea, each person takes at least one drink, how many person attended the party, ठीक है। 75% ने चाय पी ली भैया, 60 लोगों ने कॉफी ले ली और 15 लोगों ने दोनों ले ली, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मिल्क लिया है जिन्होंने मिल्क लिया है वो चाय नहीं लेंगे, जिन्होंने मिल्क लिया है वो चाय नहीं लेंगे, क्लियर है। तो क्वेश्चन बताना है कि हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, स्टेटमेंट वन 50% टुक मिल्क, हमें मिल्क के बारे में यहाँ से पता चला क्या, मिल्क के बारे में पता चला, देखते हैं, आप लगाओ, ये आप होमवर्क में करना, मैं बता दूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला, थोड़ा सा सोचना, फिर मैं बता दूंगा। आंसर इसका मैं बता देता हूँ, आंसर बी है, कि दोनों स्टेटमेंट के अलावा यूज करके बता सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट यूज करो, हमें नंबर ऑफ पीपल पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 क्या है कि क्या पी क्यू माइनस आर ग्रेटर देन पी माइनस क्यू आर है, ये तो क्वेश्चन हो गया। क्या पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू आर से बड़ा है, ये क्वेश्चन है अपना। पी माइनस क्यू इज पॉजिटिव, दे रखा है कि P माइनस की पॉजिटिव है, हमसे पूछ रहा है P प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर, क्या है ऐसा। स्टेटमेंट वन कह रहा है P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, ठीक है। P माइनस क्यू अगर पॉजिटिव है तो P माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, मतलब P इज इक्वल टू 6, Q इज इक्वल टू 5 रख सकता हूँ, क्लियर। P इज इक्वल टू 6, Q इज इक्वल टू 5 रख सकता हूँ मैं। यहाँ से 11 माइनस आर इज ग्रेटर देन 1 प्लस आर, ठीक है। आर की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ, 1 इज ग्रेटर देन 11 होगा क्या, 1 इज ग्रेटर देन 11 होगा, नहीं होगा। तो स्टेटमेंट वन क्या आंसर दे पा रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन अब देखो, तो पहला क्या हो गया, स्टेटमेंट वन अगर आंसर नहीं दे पा रहा है तो क्या हो गया, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग एदर स्टेटमेंट एलोन, ये गलत हो गया। Question can be answered by using one of the statement alone, but cannot be answered using the other statement alone. ये भी गलत हो गया। अब क्या बचा, P माइनस आर निगेटिव कह रहा है। अब देखो, P माइनस क्यू ग्रेटर देन जीरो और P माइनस आर लेस देन जीरो, मतलब
P ग्रेटर देन Q हो गया, P लेस देन R हो गया। तो सबसे बड़ा क्या हो गया इसमें, R हो गया, फिर क्या हो गया P, फिर Q। अब R P Q की वैल्यू 3 2 1 ले लो। दोनों स्टेटमेंट मैंने अगर कंबाइन किया तो मुझे ये रिलेशन मिला। अब मैं 3 2 1 लेके चेक कर सकता हूँ। तो P Q माइनस R, P माइनस Q R, P प्लस Q माइनस R, P माइनस Q प्लस R। 3 2 1 रखा, 5 माइनस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन 2। यानी दोनों स्टेटमेंट में अगर एक साथ लूँ तो मुझे आंसर पता चल जाएगा। तो क्या हुआ, यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, लेकिन एक के यूज करने से हमें कुछ नहीं पता चलेगा। क्लियर है? तो अब लेवल देखो, ये 2023 का लेवल था। कितना अच्छा क्वेश्चन और कैसे पूछ रखा है। तो इसमें सोचना भी है, समझना है, रुकना है। इसमें हड़बड़ी नहीं दिखानी है आपको कि यार जल्दी से करें छोड़ दे। थोड़ा सा सोचो, 1 से 2 मिनट में आराम से आंसर आएगा। और पर क्वेश्चन 2 मिनट आपको मिलते ही हैं, आप आराम से सोच के कर सकते हो। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि क्या P ग्रेटर देन Q है, ये पूछ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, P क्रॉस Q इज ग्रेटर देन 0। मतलब P और Q मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन 0, और पूछ रहा है P ग्रेटर देन Q है। यार कॉमन सेंस लगाओ, P को मैं -5 ले लूँ, Q को -6 ले लूँ, ठीक है, या फिर -6 -5 ले लो। इनका प्रोडक्ट तो 0 से बड़ा आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट 30 आ जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन P -6 -5 में -5 बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें नहीं पता चला। ये खत्म, ये खत्म। पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, ये लिखा है पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, और ये भी लिखा था पहला स्टेटमेंट पी क्यू ग्रेटर देन 0। अब देखो पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर है, मतलब पी की वैल्यू मैं 6 ले लिया और 5 ले लिया, इनका स्क्वायर किया, 36 इज ग्रेटर देन 25, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन और प्रोडक्ट भी 0 आ जा रहा है, तो दोनों को मैंने मिला लिया, फिर भी आंसर नहीं मिला मुझे। ठीक है, तो हमें पता नहीं चला कि P ग्रेटर देन Q है या नहीं है। तो दोनों को मिलाने के बाद भी आंसर नहीं पता चला, तो ऑप्शन डी। क्लियर है? तो ये था डाटा सफिशिएंसी, और इसके साथ हमने खत्म कर लिया पूरा बेसिक न्यूमरेसी का पार्ट। बेसिक न्यूमरेसी डन हो गया। कुछ चीजें बची होंगी थोड़ी बहुत, तो वो हम अलग से क्वेश्चंस निकाल के, अलग टाइप के कुछ होते हैं वो हम निकाल के कवर कर लेंगे। तो बेसिक न्यूमरेसी अपना खत्म होता है, और हम इसके बाद शुरू करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इम्पोर्टेंट है, वो आप लाइव अटेंड करो तो ज़्यादा फायदा रहेगा। क्लासेस वीकेंड में कर दी गई हैं, सैटरडे संडे को कर दी गई हैं, और टाइमिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे गूगल मीट का मिल जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ कि इसमें क्या कर, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया मैंने, वो आप बताओगे। मैं बताता हूँ कि इसमें करना क्या था। डाटा सफिशिएंसी में प्रोसेस क्या फॉलो करना है आपको, वो सुन लेना बस। प्रोसेस ये है, प्रोसेस ये है, स्टेप 1, मैं स्टेप वाइज ही लिखवा देता हूँ। स्टेप 1 क्या है, रीड द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, टच इट सेटिस्फाई। खुद से पूछो, खुद से करके देखना, तो ठीक है आपके एक ऑप्शन कट जाएंगे। स्टेटमेंट 2, डज इट सेटिस्फाई। अगर ऐसा हुआ तो स्टेटमेंट 2 एलोन आंसर दे देगा। इसके बाद दोनों को कंबाइन करो, डज इट सेटिस्फाई, तो भी आपका काम हो गया। नहीं तो एक ही ऑप्शन बचा, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, वो आपका ये होगा कि दोनों मिल के भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया, ये था डाटा सफिशिएंसी। फिर भी और एक चीज मैं बताता हूँ कि कोई भी डाउट आए आपको, कुछ भी दिक्कत हो, आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर लो,
वहाँ पे मैंने लिंक हमेशा इसमें शेयर कर रखा है और दे रखा है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो मुझे कि हाँ इस चैप्टर में ये डाउट है, ये क्वेश्चन है। आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये बता दो, या फिर ऐसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो आप लेके आए, बताने की कोशिश की जाएगी। और अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसे रेगुलरली फॉलो करें और उसके भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द लेक्चर।